of the questions which our viewers have consistently asked is, if I am purchasing a new property, new flat, new house, and there are electricity dues which are tied to the premises and previous owner had all those dues, so whether I will have to pay those dues or I don't have to pay those dues. Secondly, whenever new connection is applied to the DISCOM, so DISCOM मना कर देती है. DISCOM का ये कहना होता है कि भाई आप पुराने ड्यूज पे करो. इसमें what is the view, that is the question. So our research team has done research thanks to Anupam and the research team. तो उनका ये कहना है कि there are around 7 to 8 reasons why DISCOM has right to not to give a new connection. So first reason है कि supply of electricity is linked to the premises. So liability of electricity bill is tied to the premises, and since it is not tied to the individual consumer, that's why dues related to electricity consumption for those premises can persist even when ownership changes. This principle allows the utility to recover dues associated with the property. तो फर्स्ट रीजन तो ये है. सेकेंड रीजन है कि सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 का जो प्रोविजो है ये प्रोवाइड करता है कि आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज हैं पुराने वो क्लियर करने पड़ेंगे यूनिवर्सल. सो एज पर सेक्शन 43 देयर इज यूनिवर्सल सप्लाई ऑब्लिगेशन. दैट मींस राइट टू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए तो अंडर सेक्शन 43 आप अप्लाई करेंगे. कोई भी कंज्यूमर हो, इट कैन बी इंडस्ट्रियल, इट कैन बी डोमेस्टिक, इट कैन बी एग्रीकल्चर, and within 1 month the distribution company has to provide electricity connection to that person. अगर एक महीने में नहीं प्रोवाइड करा तो 1000 पर डे की फाइन है डिस्कॉम पे एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. बट सेक्शन 43 ये भी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पुराने ड्यूज है तो आपको पे करना है. तो सेकेंड रीजन फॉर नॉट इशूइंग अ न्यू कनेक्शन इज दैट कि सेक्शन 43 मैंडेट्स द सेम. थर्ड रीजन इज दैट कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड है जो अंडर सेक्शन 50 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया, तो हर स्टेट अपना अपना एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड बनाता है. उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में डिटेलिंग होती है कि कनेक्शन कैसे होगा, रिकनेक्शन, एंड कंज्यूमर का रिकनेक्शन कैसे होगा, डिसकनेक्शन कैसे होगा. उस सप्लाई कोड में इट इज बेसिकली लॉ, इट हैज द पावर्स ऑफ द रेगुलेशन. हर स्टेट का सप्लाई कोड में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी पुराना बिल बकाया है तो न्यू कनेक्शन इशू नहीं होगा उस प्रीमाइसेस पे. तो थर्ड रीजन व्हाई न्यू कनेक्शन इज नॉट इशूड फॉर अ न्यूली परचेज प्रॉपर्टी इफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज आर देयर. फोर्थ रीजन इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज इज वेयर इज बेसिस. So buyer has to, when you are purchasing a property, you are purchasing it with all the liabilities, and electricity dues is also one liability. तो आपको चेक करके परचेज करना चाहिए प्रीमाइसेस. एंड व्हेन यू आर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी एज इज वेयर इज बेसिस, यू आर आल्सो टेकिंग अप द लायबिलिटी, सो यू हैव टू पे, यू आर बाउंड टू पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज. फिफ्थ रीजन जो हमारी टीम ने आइडेंटिफाई करा है कि कुछ स्टेट्स ने, करीब 18 स्टेट्स ने अपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी के एक्ट्स बना रखे. मैं कुछ एक्ट जो हमारे पास है वो मैं पढ़ देता हूं. सो ये एक्ट है द राजस्थान इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग ड्यूज रिकवरी एक्ट 1960, द एमपी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग ड्यूज रिकवरी एक्ट 1961, द हरियाणा इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग ड्यूज रिकवरी एक्ट 1971, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ड्यूज रिकवरी एक्ट 1978, केरला इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज लेवी एंड कलेक्शन एक्ट 1989, यूपी उत्तराखंड गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग ड्यूज रिकवरी एक्ट 1958, राजस्थान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग ड्यूज रिकवरी एक्ट 1960, एमपी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग ड्यूज रिकवरी एक्ट 1961, द हरियाणा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल ड्यू रिकवरी एक्ट 1970, द कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्ट 1976, फिर तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्ट 1978, द आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्ट 1984, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्ट 2000. ये सारे एक्ट जो हैं वो डिस्कॉम फोकस्ड हैं. तो अलग से स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ने, विधानसभा ने अपने अपने एक्ट बनाए हैं जहां पे अगर कोई ड्यूज है उसको रिकवरी करा जा सकता है एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू. मतलब एक एसडीएम आके आपकी प्रीमाइसेस को बेच करके इलेक्ट्रिकल ड्यूज भी रिकवर कर सकता है. लेकिन ये प्रोविजन 18 स्टेट में, जिन 18 स्टेट में ये वाले प्रोविजन है, ये एक्ट हैं, क्योंकि मेरे पास तो 13 एक्ट मिले हमारी रिसर्च टीम को. इन 13 स्टेट्स में
तो आपकी प्रीमाइसेस को ऑक्शन भी करा जा सकता है इफ यू हैव नॉट पेड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज। अब बाकी 18 स्टेट में अगर कोई स्टेट मिस हो रहा है तो आप प्लीज उन स्टेट्स का जो एक्ट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सो वी कैन शेयर इट विद ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। अदरवाइज यहां पे और जिन स्टेट्स में जैसे दिल्ली है या किसी स्टेट में अगर ये इलेक्ट्रिसिटी रिकवरी एक्ट नहीं है, तब आपके मकान को ऑक्शन नहीं करा जा सकता, पर जो डिस्कॉम है वो एक सिविल केस फाइल करना पड़ेगा। तो एक आप समझ लीजिए दो बेसिस हैं। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज बिल है और 18 स्टेट में आप फॉल करते हैं तो ये लोग आपके मकान को ऑक्शन कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बाकी स्टेट्स में आप पे एक सिविल केस फाइल करा जा सकता है फ्रॉम द डिस्कॉम। सो दिस इज ऑल्सो वन। जो सिक्स्थ है कंपोनेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो कुछ कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्सेस डीवीएस स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, एंड तेलंगाना साउथ ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड वर्सेस श्रीगंधा बीवरेजेस। They have validated the regulatory requirements, emphasizing that such dues are tied to the premises. तो judicial precedent भी है. It is the sixth reason why you have to pay electricity dues of the previous owner if you have purchased the house. Seventh reason is the concept of caveat emptor. So caveat emptor का concept ये कहता है let the buyer be aware. So whenever you are buying a new property, आप उसको ठोक बजा के लो, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज आप पे ट्रांसफर होती है। और केविएट एम्प्टर का जो प्रिंसिपल है ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का प्रिंसिपल है, एंड दैट प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बायर टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस बिफोर मेकिंग अ परचेज। दिस डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस वेयर द बायर मस्ट बी अवेयर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी अरियर्स। When purchasing a property, the buyer is expected to investigate not only the physical condition of the property but also any financial liability such as unpaid utility bills. So बहुत सारे केसेस में ये जैसे कि केसी निनन वर्सेस केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स, ये प्रिंसिपल जो है रिफ्लेक्ट होता है। It emphasizes that electricity dues, though technically tied to the premises, are a foreseeable liability. Buyers are expected to account for these dues or negotiate their settlement before completing the purchase. The concept that rights and liabilities run with the land is a long-standing legal principle. Certain obligations like unpaid electricity bills are considered quasi-encumbrance. तो ये जो वर्ड कोर्ट ने बोला है, जो 8th कंपोनेंट है वो क्वाजी एनकम्ब्रेंस है। सो इट इज लाइक अ एनकम्ब्रेंस ऑन द प्रॉपर्टी। इसीलिए जब प्रॉपर्टी परचेज होती है तो आप यूटिलिटी बिल्स मांगते हो। यूटिलिटी बिल में आप बोलते हो यार इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट दिखा दो, तो पता चल जाता है कि वहां पे कोई ड्यूज तो नहीं है। 9th पॉइंट जो है वो एज इज वेयर इज बेसिस का है। सो एज इज वेयर इज बेसिस में जो पॉइंट डिस्कस हुआ था कि आपको जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो उसकी लाइबिलिटीज भी आप साथ में इनहेरिट कर लेते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम लोग कर क्या सकते हैं। भाई कंक्लूजन में तो ये बोला जा सकता है कि लाइबिलिटीज आर नंबर 1, लाइबिलिटीज आर टाइड टू द प्रीमाइसेस नॉट द पर्सन। नंबर 2, रेगुलेशंस मैंडेट क्लियरिंग पेंडिंग ड्यूज एज अ प्री रिक्विजिट फॉर रिकनेक्शन और न्यू सप्लाई। Third is due diligence is your responsibility as a buyer. Fourth is ignorance of liability is not a valid defense if you did not investigate before purchase. तो ये जो सम है इसका यही सम है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ड्यूज है इट इज टाइड टू द प्रीमाइसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि आई एम परचेजिंग अ न्यू प्रॉपर्टी एंड व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ और माई फैमिली कि भाई ये जो पुराने ड्यूज हैं, पेंडिंग ड्यूज हैं, वो लाइबिलिटी हमारे पास नहीं आ जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास 5-6 रेमेडीज हैं। एक तो रेमेडी ये है कि कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रीमाइसेस बिफोर परचेज। तो जब भी आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीदें तो उसकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट या ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। और ड्यू डिलिजेंस में आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अगर नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है तो वो भी मांगे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट जो है वो चेक करें उनसे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई ड्यू तो नहीं है। ओनरशिप भी आप चेक करें एनकम्ब्रेंस रिकॉर्ड में कि कोई जो 18 स्टेट्स हैं उन 18 स्टेट्स में कोई नोटिस तो नहीं गया है इन प्रॉपर्टीज पे। एक तो सेकेंड है।
जो सेकेंड सेफगार्ड आप, इट इज अ सेफगार्ड विच वी आर टॉकिंग, सेकेंड सेफगार्ड आप ले सकते हैं कि जो आप सेल डीड करें या एग्रीमेंट टू सेल करें, उसमें क्लियरली ये मेंशन करें, इंक्लूड अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो सेलर्स रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी होनी चाहिए, जहां पे ये इंश्योर करना चाहिए कि सेलर्स सेल एग्रीमेंट कंटेन्स अ क्लॉज वेयर द सेलर वारंट्स दैट ऑल ड्यूज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्रॉपर्टी टैक्स आर क्लियर बिफोर द सेल। एंड ये भी वारंट करे, इसको दो इंडेमनिटी क्लॉज भी होना चाहिए। इंडेमनिटी क्लॉज में ये होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई लाइबिलिटी आती है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ड्यू बिफोर द परचेज, then the seller will be responsible for clarifying या फिर giving those amount. So indemnity clause में include an indemnity clause holding the seller responsible for any hidden liabilities discovered post purchase. तीसरा चीज जो आप कर सकते हैं कि आप लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेक कर लीजिए। आप कोई प्रॉपर्टी लॉयर से बोल सकते हैं कि भाई उसको चेक करो कि भाई बिजली का बिल उसका पेड है कि नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस विजिट कर लो कि भाई उसमें कोई ड्यूज तो नहीं है, तो पता चल जाएगा, आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। फोर्थ स्टेप जो आप ले सकते हैं कि भाई कुछ लोग क्या होता है पेमेंट सेफगार्ड्स लेते हैं, तो पेमेंट सेफगार्ड में कभी इंस्टीट्यूशंस हैं वो विथहोल्ड फाइनल पेमेंट कर लेती है कि भाई जब तक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे तब तक क्लियर हो जाता है बिल का कोई इशू है तो। एंड जो एफिडेविट ले लेते हैं जो सेलर से, ऑब्टेन अ साइंड एफिडेविट और डिक्लेरेशन फ्रॉम द सेलर स्टेटिंग दैट ऑल द ड्यूज आर क्लियर। उसके बाद जो यूटिलिटी है उससे भी आप रिक्वेस्ट रिटन कंफर्मेशन ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कि भाई ऑल द बिल्स आर पेड। इसके बाद लेट अस अज्यूम कि आपने ये सारे प्रिकॉशंस लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आ जाते हैं, तब आपके पास क्या लीगल रेमेडी है? तो एक तो लीगल रेमेडी है कि फाइल अ सिविल सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस जो पुराने सेलर है उसको आप सूट फाइल कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं लीगल नोटिस भेज करके भैया ये पैसा हमें दीजिए, दिस इज द लाइबिलिटी बिफोर द सेल ट्रांजेक्शन। कुछ लोग कंज्यूमर, अगर इंडस्ट्री नहीं है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर, if the property was purchased for personal use, you can approach the consumer commission also and file a case. कंज्यूमर सिविल सूट में चैलेंज ये है कि आपको परसेंटेज एक कोर्ट फीस देनी पड़ती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप एज अ कंज्यूमर जाएंगे तो उसमें वो फीस नहीं लगती है। तो ये दो रेमेडीज भी अवेलेबल है। तो हमने टू सम इट अप, हमने ये नंबर 1 जाना कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज आर टाइड टू द प्रीमाइसेस, नंबर 1। एंड इसमें 4 तरह के आप सम अगर लें तो नंबर 1 लाइबिलिटीज आर टाइड टू द प्रीमाइसेस नॉट द पर्सन। नंबर 2 रेगुलेशंस मैंडेट क्लियरिंग pending dues as a prerequisite for reconnection or new supply. Third is due diligence is the responsibility of the buyer. Fourth is ignorance of liability is not a valid defense if you did not investigate before purchase. Remedy में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आप एक तो नंबर 1 कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस कराइए, नंबर 2 सेल एग्रीमेंट में जो क्लॉजेज हैं वहां पे सेलर्स रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज लिखिए, इंडेमनिटी क्लॉज भी डालिए। नंबर 3 जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल चेक्स हैं वो आप कर लीजिए, चाहे बिजली विभाग से करना है। फोर्थ इज आप अगर ऑक्शन है तो ऑक्शन की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लीजिए कि भाई ऑक्शन की प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, नेगोशिएटेड प्राइस लिखा है या एज इज वेयर इज लिखा है। फिर जो पेमेंट सेफगार्ड है, आप डिले पेमेंट कुछ अमाउंट जो है वो लेटर पे कर सकते हैं, एग्रीमेंट टू सेल में भी लिख दीजिए कि भाई 1 महीने बाद, 4 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे। और फिर अगर आपके पास अगर फ्रॉडुलेंट नॉन डिस्क्लोजर है तो आपके पास 2 रेमेडीज हैं, आप सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं आफ्टर द ट्रांजैक्शन, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कमीशन जा सकते हैं। सो विद दिस hopefully when it will be useful to everyone. So happy learning, happy networking, keep sharing, keep shining.